ये बटन होती है। चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग को मालूम ही है कि 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 3 का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बचत का परिभाषा परिचय है वो बताएंगे। तो इसको पहले आप लोग शांति पूर्वक सुन लीजिए। बचत क्या है? बचत आय का वह भाग है जिसको उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं किया जाता है। आय किसे कहते हैं? तो व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक काम करने के बाद जो उसे परिश्रम के बदले मिलता है वही व्यक्ति का आय कहलाता है। तो आय का वह भाग जिसको व्यक्ति उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं करते हैं, बचा के रखते हैं भविष्य के लिए, पूंजी के लिए, उसी को कहा जाता है बचत। अर्थात आय माइनस उपभोग अगर कर देंगे, जो शेष बचेगा तो उसको बचत कहा जाएगा। जी, मैंने बहुत ही कम शब्दों में बचत को समझाने का प्रयास किया। अगर इसमें अभी किसी भी तरह का आपको दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर, उपभोग का मतलब क्या हुआ? उपभोग का मतलब होता है उपयोग करना। अर्थात जैसे किताब है तो आप इसका उपयोग कर रहे हैं, चावल खरीद के लाए तो उसका आप उपयोग कर रहे हैं, तो उपभोग को ही दूसरा रूप में उपभोग कहा जाता है। जी सर, आय माइनस वाय बराबर बचत हो जाएगा ना? हाँ, वाय का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो गया? व्यय मतलब खर्च। हाँ अरे वाय फोर क्या? व्यय बोले, व्यय खर्च जो होता है व्यय, वाय नहीं बोले। अच्छा, हाँ हाँ, व्यय, क्यों नहीं, बिल्कुल। आय माइनस व्यय बराबर बचत, क्यों नहीं? जी, और खराब चपने नीचे हमरा के फोटो से गए थे। आपस में गप नहीं, फिर हम निकाल देंगे यहाँ से आप लोग को। जो थोड़ा सा अनुशासनहीनता दिखाइएगा तो फिर क्लास से उसको वंचित होना पड़ सकता है। प्लीज यहाँ के जिसको मेंटेन करना आवश्यक है। यस सर। बिना काम का आप आवाज को ऑन नहीं कीजिए प्लीज। सर, जी, रुपये तो बचत वाला के चावल और सब कुछ। मान लीजिए आपको आज 5 केजी चावल मिला, मजदूरी करने के बाद 2 किलो का आप बेच दीजिए तो 3 किलो जो बच गया तो क्या हुआ? बचत हुआ ना? यस सर। इसी तरह से क्वेश्चन कीजिएगा तब ना हमको भी आनंद आएगा। आपके क्वेश्चन करने का क्या मतलब हुआ? क्या आप समझ रहे हैं तब तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना। जी, तो अब लगते हैं कि आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं है, अतः हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप समझ गए। अब इसको आप लोग कॉपी में नोट भी कर लीजिए, कीजिए तो नोट। आय का वह भाग बचत कहलाता है जिसको उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं किया जाता है। एक नीचे से दूसरे शब्द में आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, सेविंग, इनकम, कंज्यूमेशन, मतलब CONSUMPTIN को है, ये सूत्र लिख लीजिएगा, से व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से आप बचत को समझ गए, बचत का परिभाषा परिचय समझ गए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है बचत के प्रकार। जी, जी, एक बार आप लोग बचत के प्रकार समझ लीजिए। बचत 2 तरह के होते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर दोनों को चर्चा करेंगे। एक बचत होता है नगद बचत।
और दूसरा होता है वस्तु संचय बचत। यही बचत के दो प्रमुख भाग है। तो इसको लिख लिए होंगे। अब एक बार पेन नीचे कीजिए और समझिए दोनों। नगद बचत क्या होता है? नगद बचत उस बचत को कहा जाता है जो कैश के रूप में हमें प्राप्त होता है, उसको कहते हैं नगद बचत। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। कहीं पर आप प्रोग्राम में गए, आप सिंगर हैं, आप स्टेज पर गाना गा रहे हैं, तो आपको जो वहां पर रुपया दिया गया तो वो हो गया आपका एक तरह से नगद बचत। और वहां पर जो ताली बजाया गया, लोग जो पुरस्कार दिया, लोग जो वाह वाह कहा कि बहुत अच्छा, ये भी आपके एक तरह से बचत ही है, क्योंकि उससे आपका अगला जगह प्रचार प्रसार हुआ। तो वह बचत हो गया आपका ये किसी वस्तु के रूप में, चाहे वो जिस रूप में हुई, पुरस्कार जो दिया कोई, देखते हैं वो जो सामान कोई दे देता है, तो वो जो सामान जो दिया तो हो गया आपको वस्तु संचय। अब फिर से एक बार दूसरा उदाहरण देके बताते हैं। कोई व्यक्ति कमाता जो है, तो कमाने के बाद अर्थात परिश्रम करने के बाद उसे पैसा मिलता है। पैसा के अलावा भी उसको कोई वस्तु ही दे दिया जाता है। तो वस्तु जब दे दिया तो उसको कहते हैं वस्तु संचय बचत। अर्थात गाय भैंस बकरी जमीन जायदाद के रूप में जो आपके पास बचत होता है उसको कहते हैं वस्तु संचय बचत। और नगद बचत मतलब नगद रुपया। एक बार फिर से एक छोटा उदाहरण समझ लीजिए, तब इसका टोटल क्लियर हो गया। कोई व्यक्ति जॉब करता है, जॉब करने के बाद उसे 5 करोड़ रुपया मिला, और 5 करोड़ जो रुपया मिला, उन रुपया में से उन्होंने क्या किया, तो कुछ को बैंक में रखा और कुछ को जमीन में, मशीन में इत्यादि में खर्च कर दिया। तो एक तरह से जो टिकाऊ वस्तु होता है, मैं थोड़ा वस्तु पर चर्चा कर दूं मेरे भाई। वस्तु दो तरह की होती है, एक टिकाऊ और एक गैर टिकाऊ। टिकाऊ वस्तु किसको कहा जाता है? जो वस्तु अस्थाई होते हैं, अर्थात जमीन क्या होगी, टिकाऊ, और वही जो मार्केट से कपड़ा लाए तो गैर टिकाऊ। तो मैं कहा कि जब हम टिकाऊ वस्तु पर खर्च करते हैं तो वो भी बचत ही होता है, तो उसको कहते हैं वस्तु संचय बचत। अब क्लियर हो गया? नगद के रूप में जो बचत हुआ उसको नगद बचत, और जो टिकाऊ वस्तु के रूप में हमें बचत होता है उसको कहते हैं वस्तु संचय बचत। तो शायद नगद बचत, वस्तु संचय बचत आप समझ गए। अगर इसको लेकर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे क्लियर पूछ सकते हैं कि आखिर इसमें क्या दिक्कत है। जी पूछिए। संचय क्या होता है? संचय मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी चीज को एकत्र करना या एकत्र करके रखना ही संचय कहलाता है। जी सर चावल धान गेहूं जो मिलता है वह संचय बचत ही होगा। लीजिएगा, क्या नाम है इसका? सौरभ जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मजदूर जो मजदूरी किया, उसको धान गेहूं जो मिला तो वह उसका आय कहलाएगा, बचत तो कहलाएगा नहीं। अब आय का वह भाग बचत कहलाता है जिसको आपने उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं करते हैं। अगर गेहूं धान मिला और उस गेहूं धान को आपने गैर टिकाऊ वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया, तो या गैर टिकाऊ वस्तु हासिल कर लिया उससे, तो वह वस्तु क्या कहलाएगा? वस्तु संचय बचत कहलाएगा। अगर उसी को बेच के आपने पैसा कमा लिए तो क्या कहलाएगा? नगद बचत। आया दिमाग में? क्या कह दिया मैंने? यस सर। बहुत अच्छा। मान लीजिए कि बहुत चावल गेहूं दे दिया, 200 क्विंटल चावल गेहूं दे दिया, मजदूरी करके लिया है, तो वो तो आय हो गया। और उसको बेच के अगर आप जमीन खरीद लिए, तो जमीन खरीद लिए तो वो बचत हुआ ना एक तरह से। वह बचत क्या कहलाएगा? वस्तु संचय बचत। वस्तु संचय बचत। इसमें सबसे पहले है कि आय और बचत को जानना पड़ेगा कि आय किसको कहते हैं और बचत किसको कहते हैं। तब बचत को दो भागों में बांटेंगे हम। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया सर? यस सर। और कोई इसमें कंसेप्ट? नो सर। चलिए, और कोई भाई? चलिए, तो लगता है कि इसमें किसी तरह की दिक्कत आप लोग को नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसको अब आप लोग दोनों को पहले नोट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताएंगे। एक नंबर लिख के डाल दीजिए, नगद बचत देके डाल दीजिए।
नगद बचत। आय का वह भाग जो नगद रूप में बचत होता है उसे उसे नगद बचत कहा जाता है। वस्तु संचय बचत, बचत का वह भाग जो वस्तु के रूप में रहता है उसे वस्तु संचय बचत कहा जाता है। तो इस तरह से आपने बचत के परिभाषा प्रकार को समझ गए। अब अगला पॉइंट है आपका साख का परिभाषा परिचय। जी एक बार पेन नीचे रखिए आप लोग, इधर देखिए लड़का। साख, ध्यान दीजिएगा, जो ध्यान से सुनिएगा वही इसको समझ पाइएगा। थोड़ा सा इसमें लोचा है, इसलिए अभी ध्यान दीजिए। अगर अभी मिस हो गया आपसे तो मैं आपको विश्वास दिला दूं भर जिंदगी याद नहीं होगा इसका परिभाषा। आने समझिएगा, इसलिए एकाग्र होके हमारे बातों पर ध्यान दीजिए। मैं क्या कहने जा रहा हूं। साख, साख का मतलब लोगों के अंदर उधारी लौटाने की जो क्षमता होती है, उस पर उधार देने वाला का जो विश्वास होता है वही साख कहलाता है। नहीं समझे? फिर से सुनिए। व्यक्ति में उधारी लौटाने की जो क्षमता होती है उसी को साख कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम। व्यक्ति में उधार लौटाने की जो क्षमता होती है उस पर उधारी देने वाला का जो विश्वास होता है उसी को साख कहते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं हम मेरे भाई कि व्यक्ति में उधारी लौटाने की क्षमता पर उधारी देने वाले का जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, उसी भरोसा को साख कहते हैं। अगर मार्केट में दुकानदार सब का आप उधारी ले रहे हैं और समय पर लौटा रहे हैं तो दुकानदार को यह विश्वास हो गया है कि यह व्यक्ति उधारी लौटा देता है, अर्थात इसके अंदर उधारी लौटाने की काफी अधिक क्षमता है, अतः आपका बाजार में साख बन जाता है। अर्थात आपको कोई भी उधारी देने लगता है या दे देता है तो वही जो उधारी देने लगता है एक विश्वास पर देने लगता है। किस विश्वास पर? किस व्यक्ति में उधारी लौटाने की क्षमता है, तो वही उधारी लौटाने की क्षमता पर जो उधार देने वाला का विश्वास हुआ उसी विश्वास को साख करते हैं। और कोई कोई व्यक्ति का सुनिएगा गोघर में भी इसका साख बढ़िया नहीं है, सबका बढ़िया, सबका कहता है गोघर में, सबका बढ़िया नहीं। इसी साख का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? सबका है। तो सबका बढ़िया नहीं है, इसका मतलब ये हुआ उसमें उधारी लौटाने की क्षमता कम है या नहीं है। वो ठग फुसला के किसी से उधारी ले लेता है फिर उधारी लौटाता नहीं है। तो शायद साख समझ गए। मेरे भाई 4 मिनट टाइम है, अगर इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लिखिए तो। साख का मतलब विश्वास से है, अर्थात किसी व्यक्ति में उधारी लौटाने की जो क्षमता रहती है उस पर उधार देने वाला का जो विश्वास होता है वही उस व्यक्ति का साख कहलाता है। तो आप साख को भी समझ गए। आपके पास 1 मिनट टाइम है। इसमें अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप एक बार पूछ लीजिए। तो 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट के अंदर आप पूछ लीजिए। सर जी, साख को ही क्रेडिट कहा जाता है ना? जी जी जी, उसी का इंग्लिश क्रेडिट होता है। यस सर। और कोई समस्या और कोई दिक्कत थोड़ा जल्दी में बताएंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। सर विवरण का मतलब बता दीजिए। विवरण का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना या डिटेल से बताना ही विवरण कहलाता है। ठीक है। चलिए, तो लगता है कि आप लोग को अब दिक्कत इसमें
नहीं है। अतः समय भी समाप्त हो रहा है, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।